दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज का शासन। और ताज का शासन जो चला था 1858 से लेकर के 1947 तक ये चला था। जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक ये ताज का शासन चला था। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने बात की इसके कुछ इसकी जीवन परिचय प्रकाश डाला, इसके परिचय के बारे में बात की। फिर हमने बात की, इसी के क्रम में बात की थी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसकी कुछ क्या क्या विशेषताएं थी। इसके बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें इसके संशोध इसमें इस अधिनियम में जो भी कमियां थीं, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी एक्ट आया। फिर जो भी कमियां थीं तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो ये जो एक्ट था 1784 का जो एक्ट आया था वो 1781 में ये पारित हुआ था, और पूरी तरीके से 1784 में ये अपने अस्तित्व में आया था। इसकी कुछ विशेषताएं थी, तो हमने इसकी विशेषताएं देखी कि इसमें कौन कौन सी इसमें विशेषताएं थी, क्या क्या इसमें संशोधन हुआ था। फिर इसमें हमने बात की 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था और इसकी कुछ विशेषताएं थीं। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, ये ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक ये निर्णायक कदम था ब्रिटिश का भारत के लिए। और इसकी कुछ विशेषताएं थीं, तो इसमें कुछ विशेषताएं थीं इसकी, तो बारी बारी हमने इसकी विशेषताओं को भी देखा। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ा, इसकी कुछ और विशेषताएं थी, इसमें क्या क्या संशोधन हुए हमने इनको पढ़ा। लेकिन आज हम उसी के क्रम में बात करेंगे ताज के शासन की। और ताज के शासन में हम बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अब इसका कहने का मतलब ये कि ये जो कानून लाया गया था, ये 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया था, है ना। तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। और इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। अब इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वो समाप्त कर दिया, इसमें जो गवर्नर क्षेत्रों और जितने भी क्षेत्र आते थे, गवर्नर राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियाँ थीं, वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। कहने का मतलब यह है कि महारानी विक्टोरिया के हाथों ये भारत का शासन सीधा चला गया। अब हम इसकी बात करेंगे इस अधिनियम के विशेषताओं की। पहली जो विशेषता थी कि प्रत्येक इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनकर रह गया। रह गया लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जब कंपनी ने भारत पर 100 साल शासन किया था, तब उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो महारानी एलिजाबेथ थी। और जब ब्रिटेन ने भारत की कमान अपने हाथ में ले ली, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। अब इसमें हम गद्दी के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। फिर इसके बाद उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना था, और ये बना था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा बना था। अब इसके बाद अब जो भारत का गवर्नर जनरल बना था, अब उसका नाम बदलकर 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत उसका नाम वो फिर इससे वो क्या हो गया, भारत का वो वायसराय बन जाता है। और भारत का जो वायसराय बनता है वो थे सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के पहले वायसराय बने थे। अब ये देखिए कि जो भारत का वायसराय बना था वो केवल ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनकर रह गया। अब इसका ये मतलब है
कि जैसे कि इसकी कुछ चीज़ें, कुछ विशेषताएं हम आज के संविधान से कंपैरिजन करके चलेंगे कि जैसे कि ये प्रतिनिधि बनकर के कैसे रह गया। कि जैसे देखिए कि हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन क्या है कि ये नाम मात्र की एक राष्ट्रपति हैं, लेकिन सारे जितनी भी डिसीजन लेने की जितनी भी पावर है वो सब प्रधानमंत्री में ही नियत है, और वो सारी चीज़ें जो भी करती हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से करती हैं। तो अब हम इसकी थोड़ा सा हम ये कंपैरिजन करेंगे कि जो भारत का वायसराय जो वायस भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष है, यानी कि ये कठपुतली बन करके रह गया, इसमें अपनी कोई पावर नहीं रह गई, लेकिन इसको केवल एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया, इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि बन करके रह गया। अब ये जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के जो पहले वायसराय बने थे। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब देखिए जो द्वैध शासन प्रणाली 1784 के एक्ट के द्वारा शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वो वहाँ शुरू हुई थी द्वैध शासन प्रणाली, लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और एक तीसरी विशेषता क्या थी कि एक नए पद का सृजन किया, जो भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्तियां निहित थीं। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो आज भी हम देखेंगे कि सबसे जो पावरफुल जो पद है वो सचिव का ही है, सेक्रेटरी का ही है, लेकिन पहले भी सचिव का जो पद होता था वो भी पावरफुल होता था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब जो भारत का जो वायसराय था वो तो एक कठपुतली बन करके रह गया, लेकिन सारी शक्तियाँ किसमें निहित थी, भारत के राज्य का जो सचिव पद था उसमें सारी शक्तियाँ निहित थी, वही सारे डिसीजन लेता था। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, और ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था, ये उत्तरदायी था। आगे इसकी विशेषता थी कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत के सचिव को ही बनाया गया था। तो क्या था कि जो भारत का जो सचिव था और जितनी सारी पावर थी वो सचिव के पद में ही थी। तो इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भी भारत के सचिव को ही बनाया गया था। जैसे कि अब आज हम इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी जो कैबिनेट मंडल होता है, कैबिनेट मंडल में 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री की सलाहकार के लिए होते हैं। सलाह मशवरा वो उन लोगों से करते हैं। तो ऐसे ही क्या था कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो एक सलाहकार समिति थी। यानी सचिव जो भी नियम और कानून बनाते थे वो 15 सदस्य जो परिषद थी उन 15 लोगों से वो सलाह मशवरा करते थे। और इस परिषद का सचिव कौन होता था, वो भारत का सचिव ही होता था, सचिव को ही बना दिया गया था। अगली विशेषता है कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार भी था। इस पर मुकदमा किया जा सकता था। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कानून के तहत क्या हुआ कि भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था, और परिषद का जो गठन किया गया था वो एक क्या थी, निगमित निकाय थी। और निगमित निकाय उसे कहते हैं कि व्यक्तियों की एक संस्था से है जिसका किसी विधि के तहत निगमन हुआ हो, यानी कि किसी कानून के तहत इस संस्था का निगमन हुआ हो, या किसी विधि के तहत इसकी स्थापना हुई हो, या फिर ऐसे कहिएगा कि भारत के बाहर की कोई निर्गमित कंपनी है, कंपनी भी कह सकते हैं इसे, किसी कानून के तहत स्थापित यही संस्था है। तो इस तरीके से क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी जो स्थापना की गई थी, और इसे क्या था कि इंग्लैंड में, भारत और इंग्लैंड में दोनों जगह मुकदमा चलाने का इसे अधिकार था। इस पर भी मुकदमा चलाने का इसे अधिकार था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधिचरण और जिसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई खास विशेष परिवर्तन नहीं किया।
तो 1858 का जो कानून बनाया गया था, इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत की प्रशासनिक जो मशीनरी थी, जो प्रशासनिक कार्य किए जा रहे थे, उसमें सुधार लाना था। लेकिन क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा कोई खास इसमें अंतर नहीं आया और ना इसमें कोई ज़्यादा खास परिवर्तन हुआ। अब हम बात करेंगे 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। अब इसमें देखेंगे कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब क्या कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से ब्रिटिश सरकार को ये तो महसूस हो गया था कि यदि हमें भारत पर शासन चलाना है, भारत पर अपना शासन चलाना है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें भारतीय लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर हम भारतीय लोगों का सहयोग नहीं लेंगे तो ये क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, उथल पुथल करेंगे अपनी। भाई देखिए, जब किसी चीज़ पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो वो क्या है कि अंदर से वो आक्रोश हो जाती है। तो वो क्या है कि वो एक इंसान एक फ्रीली, एक खुली ज़िंदगी जीना चाहता है। तो इसी तरीके से स्थिति उस समय भारतीय लोगों की थी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह से ब्रिटिश संसद ये हिल गए थे ये लोग कि अगर हमने इनको शामिल नहीं किया, ये फिर से ये क्रांति ला सकते हैं। तो इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए और इन अधिनियमों में 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम ये बन गया था। अब हम बात करेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं क्या थीं। तो इसमें क्या था कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नॉमिनेट किया। अब इसका कहने का मतलब है कि इस कानून के तहत क्या हुआ कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कर दी कि भाई भारतीय लोगों को इसमें शामिल कर लें, इनकी थोड़ी सी सलाह मशवरा जान लें, है ना। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में, अब वायसराय ने क्या किया कि भारतीय लोगों को कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर दिया। तो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो नामांकित किया था, तो क्या थे, आज के दौर में हम देखेंगे तो ये संसद थी। पहले हम बात करेंगे तो उसे किस नाम से जाना जाता, भारत परिषद के नाम से इसे जाना जाता था, यानी कि केंद्रीय भारतीय परिषद के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने सोचा गैर सरकारी सदस्य क्या थे कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको मंत्री नहीं माना जाता था, इन्हें संसद के गैर सरकारी सदस्य के रूप में इन्हें मनोनीत कर दिया गया। यानी इनकी जो, अब जैसे वो सरकारी सदस्य जो होते थे उनमें, लेकिन बहुमत सरकारी लोगों का ही होता था। अब ऐसे समझिए सरकारी और गैर सरकारी, है ना। सरकारी लोगों का कहीं भी देख लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी लोगों का ही बोलबाला रहता है, लेकिन गैर सरकारी जो लोग होते हैं तो उन्हें क्या है कि उनसे सलाह मशवरा तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपना क्या है कि पूरी तरीके से निर्णय किसी को सुना नहीं सकते। वो अपनी मनमानी, किसी पे अपनी मन चाही बात को वो मनवा नहीं सकते थे। तो गैर सरकारी सदस्य वो थे, है ना। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया जाता था। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय लोगों को शामिल किया, जिसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में इन्होंने क्या किया, मनोनीत किया। अगला है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर, अगली विशेषता है इसकी कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलटकर रख दिया। अब इनका कहने का मतलब ये कि इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम के द्वारा
मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को क्या हुआ, विधायी शक्तियाँ पुनः देकर यहाँ पर क्या करिए, इनकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को क्या हुआ, विधायी शक्तियाँ पुनः दे दी और उनसे कहा कि आप अपना शासन अपने तरीके से चला सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा केंद्रीकरण की महापत्व प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उन्होंने क्या कर दिया, पलट करके रख दिया इस अधिनियम ने। ठीक है, अब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति किस तरीके से हुई थी कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब वो उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग वो सारे काम करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया कि उनको उनकी जो विधायी शक्तियाँ थी उनको पुनः दे करके उन्हें वापस कर दिया। अब इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। यानी कि इस विधायी विकास की नीति जो बनाई गई थी तो 1937 में सभी प्रांतों को क्या हुआ कि वो अपनी तरीके से शासन को कर सकते थे। वो अपने राज्य के लिए, अपने प्रांतों के लिए वो सारे अपने डिसीजन स्वयं ले सकते थे। अगली विशेषता थी कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 1897 में विधान परिषदों का यहाँ पर गठन कर दिया गया। अगली विशेषता थी इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। यानी अब क्या है कि इस अधिनियम ने क्या किया कि वायसराय की जो परिषद थी उसमें कार्य संचालन के लिए वह अधिक से अधिक नियम और आदेश बनाने की इसकी शक्ति दे दी गई। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दे दी। जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको भी मान्यता दे दी। तो पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब ये होता था कि वित्तीय संसाधनों की उस श्रेणी से है जो निवेशक या संस्था के पास होती थी। यानी इसका उद्देश्य क्या था कि निवेश की अवधि के दौरान धन को अर्जित करना। यानी पहले तो निवेश करना, फिर उस धन को अर्जित करना। उस तरीके से उन्होंने इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दे दी। अब इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद, अगली विशेषता थी कि वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। यानी कि जो वायसराय की जो परिषद थी उसका जो एक सदस्य या उससे अधिक सदस्यों को किसी भी सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था और उसे इस विभाग में काउंसलिंग की ओर से, यानी कि काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान करना, है ना। निदान करने के बाद, काउंसलिंग का क्या मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की पहले समस्या सुनी जाएगी और समस्या के बाद जो भी उसका निदान किया जाएगा और निदान करने के बाद वो अंतिम आदेश पारित करने का उसे अधिकार मिल गया था। अगली विशेषता है कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि वायसराय को आपातकाल की स्थिति में बिना काउंसलिंग किए हुए, यानी कि किसी व्यक्ति की बिना समस्या सुने हुए और बिना संस्तुति किए हुए वो क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था या अध्यादेश जारी करने के लिए उसे अधिकार मिल गया था। और ऐसे अध्यादेश जारी करने की जो अवधि होती थी वो मात्र 6 माह होती थी। अब हम बात करेंगे 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, थोड़ा हम देख लेंगे इसमें। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। अब 1892 का जो अधिनियम था इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी गई थी और गैर सरकारी सदस्य, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही होता था। तो यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य होते थे वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाता था। और वही है, सरकारी और गैर सरकारी, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही माना जाता था।
अब देख लीजिए कि आज के दौर में देख लीजिए, जैसे कोई विद्यालय है, विद्यालय में सरकारी स्कूल सरकारी टीचर्स होते हैं और गैर सरकारी, यानी कि उन्हें वैसे ही प्राइवेट के तौर पर रख लिया जाता है। तो उनमें क्या है कि वो बेचारे अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन बोलबाला किनका होता है? सरकारी टीचरों का ही होता है। तो इसी तरीके से ये था कि गैर सरकारी सदस्य तो थे, लेकिन इनसे सलाह मशवरा तो किया जाता था, लेकिन क्या था कि इनकी ज़्यादा बात को माना नहीं जाता था। अगली तक इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। अब इसमें क्या है कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी और उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का उन्हें अधिकार दे दिया था। किसको दे दिया था? गैर सरकारी सदस्यों को, और उसमें भारतीय लोग भी शामिल थे। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। यानी इसमें क्या था? केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए भी वायसराय को शक्ति दे दी गई थी। यह शक्ति का भी प्रावधान किया गया था कि वायसराय चाहे तो केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को वो नॉमिनेट कर सकता है, वो रख सकता है अपनी मर्जी से। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। अब क्या था कि इसके अलावा और भी इसको शक्ति दी गई थी कि गवर्नर को क्या है कि गवर्नर क्या दी गई थी कि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को ये भी शक्ति थी कि अगर जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये मेंबर अगर सिफारिश करते हैं तो गैर सरकारी सदस्यों को ये नियुक्ति दी जा सकती है, यानी वो नियुक्त कर सकता है। तो नियुक्ति करने की भी इनको शक्ति दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में कोई प्रयोग नहीं है। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दोनों स्तरों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई गई थी, एक संस्था बना दी गई थी। और संस्था बना दी गई थी तो उनका जो चुनाव, गैर सरकारी सदस्यों का जो चुनाव किया जाता था, परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान था। यानी एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप और एक होता है परोक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप से अगर चुनाव किया जा रहा है तो वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता था। ये होता है परोक्ष, यानी इनडायरेक्ट वे में इन लोगों का गैर सरकारी सदस्यों के रूप में चुनाव किया जा रहा था। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का इस अधिनियम में कोई प्रयोग नहीं हुआ है। इसे निश्चित कार्यों की सिफारिश पर, यानी निश्चित निकायों की सिफारिश पर, जो निकाय थे, संस्थाएं थी, उनकी सिफारिश पर इस एक्ट को क्या कहा गया? नामांकन करने की प्रक्रिया भी कहा गया। आगे हम बात करेंगे 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। 1909 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? अब हम बात करेंगे 1909 के अधिनियम की विशेषताओं की, कि इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम को क्या गया? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना गया। इसकी पहली विशेषता थी कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में इनके आकार में वृद्धि हो गई और जो सदस्य थे केंद्रीय परिषद में, इनकी संख्या 16 से कितनी कर दी? 60 कर दी, आकार में वृद्धि कर दी। तो इनकी संख्या क्या था? इनकी संख्या एक समान नहीं होती थी, घटती बढ़ती रहती थी। अब अगली विशेषता थी कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा। केंद्रीय परिषद में क्या था कि सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा था। केंद्र में तो वो होता है जो केंद्रीय, आज का देख लो केंद्रीय मंडल देखो, कैबिनेट मंडल देख लो, उसमें 16 से 20 लोग होते हैं, तो उन्होंने होते हैं। अब पहले क्या था कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा था, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी। केवल अनुमति दे दी थी कि हम इनको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। अब वो जिसको चाहे उसको रखें। इसलिए दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा
कार्य का दायरा बढ़ाया, यानी चर्चा यानी बात करने का दायरा बढ़ाया। और उदाहरण के तौर पर उन्हें पूरक प्रश्न पूछना और बजट पर बहस करना या संकल्प करने का भी उन्हें अधिकार था। अनुपूरक प्रश्न वो होते हैं तार्किक, यानी तर्क भी कर सकते थे, प्रश्नों को पूछ सकते थे और बजट पर वो बहस भी कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चर्चा के कार्यों का दायरा इस तरीके से बढ़ा दिया था, उन्हें ये अधिकार दे दिया था। किसको? भारतीय लोगों को। अगली विशेषता थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएट करने का प्रावधान इसमें कर दिया गया था। तो पहले जो भारतीय परिषद को जो शामिल किया गया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के ये प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इन्हें विधि सदस्य के रूप में बनाया गया था, यानी इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका में इन्हें शामिल कर लिया गया था। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह उस भारतीय का नाम बताइए जिसे विधि सदस्य के रूप में चुना गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। किसमें? वायसराय की कार्य परिषद में चुना गया था। अगली विशेषता है, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकेंगे। तो क्या इस अधिनियम के द्वारा के पृथक निर्वाचन की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अगर कोई मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, यानी कि मुस्लिम जो मतदाता होते थे वो मुस्लिम प्रत्याशी को ही अपना नॉमिनेट कर सकते थे, चुन सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला है, इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी कि इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदार सभी के लिए अलग प्रतिनिधि चुनने का प्रावधान कर दिया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। क्या था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अब 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने ये घोषित कर दिया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य केवल यही है कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार को बनाना है, की स्थापना करना है। और इस अधिनियम को 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1921 से ये लागू हुआ था। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मॉन्टेग क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं थी, विशेषताओं को हम देखेंगे इसकी बारी बारी। बात करेंगे इसके अधिनियम की। केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अपनी सूचियों के विषयों पर प्रावधान बनाने का मताधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय प्रांतीय सूचियों की क्या कर दिया उन्होंने? अलग अलग उनकी पहचान की, उनको अलग अलग कर दिया था। और उन्हें अलग अलग करने के बाद राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हो गया। यानी कि उन्हें सूची दे करके राज्यों को, तो क्या होता था, उन्हें अपने अपने राज्यों की सूचियों को लेकर के वो अपने डिसीजन खुद ले सकते थे राज्य। तो इससे क्या होता था कि केंद्र पर नियंत्रण कम हो गया, उस पर भार कम हो गया। यानी कि सभी राज्य अपनी अपनी कमान संभालें, अपने अपने नियम और कानून अपनी तरीके से ये बना सकते हैं। तो नियंत्रण कम हो, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार था। यानी वो विधान यानी कि नियम और कानून वो अपने तरीके से बना सकते थे, उन्हें ये भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा था। यानी अब आज के उसमें भी देख लीजिए भारत में कि जो केंद्र में कोई चीज़ होती है या कोई केंद्र के नियम और जो कानून बनाए जाते हैं मंत्रिमंडल की सहायता से, तो क्या है कि वो सारे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो
जो रूल रेगुलेशन जो केंद्र में बन गए वो राज्यों को मानना पड़ेगा। अगर राज्य नहीं मानेंगे तो वो क्या होगा कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। तो वो राज्य अपने तरीके से अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। अगला है कि इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के उत्तरदायी होते थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं होती थी। तो क्या तो इसमें क्या है कि अब क्या था कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। अब इसमें हस्तांतरित जो विषय थे उस पर जो गवर्नर जो शासन करता था वह उस कार्य के लिए यानी कि कार्य के लिए उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं होते थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर ही गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, लेकिन ये क्या था कि ये विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं होते थे। अब हालांकि हम ये देखते हैं कि गवर्नर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में शासन कर रहा है, लेकिन कर तो गवर्नर ही रहा है ना, दोनों तरीके से देती है। वहाँ वो कर रहा है, वहाँ जो कर रहा है वो विधान परिषद वो कर रहा है, मतलब आपका गवर्नर जो शासन कर रहा है वो कर रहा है आपका विधान परिषद के उत्तरदायी होता था, लेकिन यहाँ ये क्या है कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था ज़्यादा हद तक असफल रही। तो ये जो व्यवस्था थी ज़्यादा हद तक ये कामगार नहीं रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाने लगा या किया जाता था। अब क्या हुआ कि पहली बार इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि देश में यानी कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू कर दिया और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। प्रत्यक्ष यानी कि अब जनता अपने प्रतिनिधि को अपने तरीके से मतलब डायरेक्ट चुन सकती है, वो जिसको चाहे उसको चुन सकती है। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर अब पहले क्या नाम था इसका भारतीय विधान परिषद, अब उसके स्थान पर क्या कर दिया गया द्विसदनीय व्यवस्था कर दी। द्विसदनीय व्यवस्था बोले तो राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया गया, जो आज भी राज्यसभा और लोकसभा का जो क्या है ये संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ से राज्यसभा और लोकसभा की शुरुआत हो जाती है। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अब इसके माध्यम से क्या हुआ कि दोनों सदन यानी कि राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से इनको निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य होते थे। उन सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया, यानी 3 इसमें भारतीय सदस्य होने चाहिए, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। अगली विशेषता थी कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारित कर दिया। पहले तो था कि मुस्लिमों के लिए, अब किसके लिए, सिखों के लिए हो गया, ईसाइयों के लिए हो गया, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। इस कानून के द्वारा क्या हुआ कि संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है या वो पढ़े लिखे हैं तो वही मतदान कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया। अगला है कि इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालयों का सृजन किया और अब तक भारत का सचिव द्वारा जो किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए। यानी कि इस कानून के द्वारा क्या हुआ कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि बड़े बड़े ऑफिस खोल दिए थे, उच्चायुक्त कार्यालयों का सृजन कर दिया, बना दिए, और जो अब तक कार्य जो भारत का सचिव कर रहा था उसके कुछ कार्यों को उच्चायुक्त कार्यालयों को दे दिए गए थे, यानी कि स्थानांतरित कर दिए गए।
यानी कि कुछ कार्य जो भी हैं ये उच्चायुक्त जो कार्यालय बनाए थे कि कुछ काम वो करेंगे जिस पे भारत के सचिव का भार कम हो जाए। अगला था कि इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या किया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया, और इसका जो गठन किया था 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए किया गया था, जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया, जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसके तहत किया गया था? इस एक्ट के तहत किया गया था। तो अगला है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। यानी जो केंद्रीय बजट था उसको क्या कर दिया? राज्य के बजट से अलग कर दिया, और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। यानी कि जो राज्य विधान सभाएँ हैं वो अपना बजट स्वयं बना सकती हैं, उन्हें स्वयं बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया था। अगला है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब इस अधिनियम के द्वारा किया गया कि वैधानिक आयोग का मतलब ये होता है कि वैधानिक निकाय उसे कहते हैं कि गैर संवैधानिक, ये क्या होता है? ये गैर संवैधानिक निकाय होता है। इसे संसद द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया कानून बनाने की प्रक्रिया वैधानिक आयोग कहलाती है। यानी कि वैधानिक आयोग क्या होता है? ये कानून बना सकती हैं या कानून बनाने का निर्णय ले सकती हैं। या फिर ऐसे कहिएगा कि ये वैधानिक आयोग जो होता है किसी भी देश या किसी राज्य के लिए कानून पारित कर सकता है और निर्णय लेने का इसे अधिकार है। तो ये जो क्या था, ये और अधिकार है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वैधानिक आयोग कहते हैं। अब इस आयोग को क्या करना होता था कि 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट ये संसद के सामने प्रस्तुत करना होता था इसको। यानी कि जो भी जांच पड़ताल करते थे ये अपनी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करते थे। संसद बोले तो यानी कि ब्रिटिश संसद के सामने। उस समय तो ब्रिटिश संसद ही थी, लेकिन आज की हम चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे तो आज भी ब्रिटिश संसद के सामने हमने चीज़ों को रखना होता है। जितने भी ये वैधानिक आयोग बनाए जाते हैं तो इनको भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। आगे हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। तो यही हमारा टॉपिक था, हमारी बात यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद।